Hello everyone, welcome back. This is part 5 of your first chapter, Challenges of Nation Building. In this part, we will discuss about the Kashmir issue. Kashmir comprises of three regions, and this map explain all regions that is in Kashmir. The first is Jammu, foothills and plains area. Majority population is Hindu, about 65%. Sikhs are 4% and Muslims are 31% of the population. इस मैप में जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं दैट इज जम्मू फुटिल्स एरिया, देन कश्मीर वैली, दिस इज कश्मीर वैली। और इस एरिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है और भाषा यहाँ की कश्मीरी है। थर्ड इज लद्दाख रीजन, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लद्दाख एरिया है। ये पूरा माउंटेन डिजर्ट एरिया है और इनका बहुत डिस्टिंक्ट कल्चर है और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है और मुस्लिम है। इसके अलावा आप जो अदर रीजन देख रहे हैं इनमें से कुछ एट प्रेजेंट भारत के कंट्रोल में नहीं है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं पीओके, टोटल ये वाला एरिया पूरा, तो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसे कहा जाता है। 1947 की वॉर में हमारी फोर्सेस कश्मीर को पाकिस्तानी फोर्सेस से खाली कराकर यहाँ तक पहुँच चुकी थी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है, यहाँ पर ये यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इसी बीच ये मामला यूनाइटेड नेशन पहुँच जाता है और सीज फायर युद्ध विराम कराया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इस तरीके से ये वाला एरिया पूरा पाकिस्तान के पास ही रह जाता है और इसको पीओके या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा ये जो रीजन आप देख रहे हैं अक्साई चीन के नाम से इसको जाना जाता है। इस एरिया को 1962 के वॉर में चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था इसके ऊपर और अब इस पर चीन का ही कंट्रोल है। और इसके अलावा एक जो एरिया है यहाँ पर ये वाला एरिया, इसको इलीगली पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया था। इसके अलावा एक यहाँ पर छोटा सा एरिया है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, इस पर भारत का ही कंट्रोल है। तो ये पूरा रीजन जो है ये पूरा रीजन जो है सिर्फ इतने पर ही अभी इंडिया का कंट्रोल में है और बाकी ये वाला ये पाकिस्तान के अंडर में है फ़िलहाल, के कंट्रोल में है और इस पर चीन का कंट्रोल है। इस पर इलीगली चीन का कंट्रोल है। ये वाला जो एरिया मैंने बताया था। तो ये थे डेमोग्राफिक्स एंड जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो हम बात करते हैं व्हाट वाज द मेजर इशू ऑफ कश्मीर। कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, जैसा कि हम देख चुके हैं। कश्मीर वाज ए लार्ज एरिया, ये पूरा एरिया कश्मीर में ही शामिल था 1947 से पहले, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था। और यहाँ के राजा थे हरी सिंह, जो कि एक हिंदू शासक थे। और चूँकि यहाँ की काफ़ी पॉपुलेशन मुस्लिम थी तो पाकिस्तान की नज़रें कश्मीर पर थीं और वही चाह रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसी तरह भारत डेमोग्राफिक्स एंड जोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए ये चाह रहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने। जबकि कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वे किस तरफ जाएं। तो चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रहें। तो माउंटबेटन ने उनको समझाया
कि दो बड़े स्टेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप कैसे इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। आपकी आपको जो है किसी एक में शामिल होने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन राजा हरी सिंह कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और 15 अगस्त 1947 तक भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था। अच्छा, उसी समय शेख अब्दुल्ला एक मूवमेंट चला रहे थे कश्मीर में। शेख अब्दुल्ला को पब्लिक का काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट हासिल था और शेख अब्दुल्ला राजा को हटाना चाहते थे। अब राजा हरी सिंह अगर पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो चूँकि राजा हिंदू हैं तो वो रूलर बने नहीं रह सकते, और अगर वो इंडिया को ज्वाइन करते हैं तो चूँकि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो तब भी रूलर बने नहीं रह सकते राजा। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहें। अब इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के ट्राइबल फोर्सेस, ये कहेंगे कबाइलियों ने, जो वहाँ के कबाइली थे उनके द्वारा, जिसमें पाकिस्तान की जो रेगुलर फोर्स थी वो भी शामिल थी, कश्मीर पर हमला कर दिया जाता है। अब राजा हरी सिंह भारत से मदद करने के लिए कहते हैं कि उनकी रक्षा करो, लेकिन माउंटबेटन सेना भेजने के लिए एग्री नहीं होते जब तक कि राजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं कर देते हैं। क्यों फेवर में नहीं थे माउंटबेटन फोर्सेस भेजने के, कि जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करते? क्योंकि अगर भारत अपनी सेना एक ऐसे क्षेत्र में भेजता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाता, इसलिए भारत एग्री नहीं था। इसके बाद 26 अक्टूबर को महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं, तो इस तरीके से कश्मीर जो था वो भारत का हिस्सा बन जाता है। ये उस समय की न्यूज़पेपर की क्लिप है, कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया। महाराजा ने जो एक्सेशन किया था भारत के साथ, उसमें उन्होंने कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़, कुछ स्पेशल स्टेटस मांगा था, और भारत ने ये भी कहा था कि जब स्थिति नॉर्मल होगी तो एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा, लेकिन इसके बाद सिचुएशंस बहुत तेज़ी के साथ बदलती हैं। इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हुई थी 28 अक्टूबर 1947 को, जो कि दिसंबर 1948 तक चलती है, और ये मामला यूनाइटेड नेशन में भी गया और यूएन की तरफ से सीज फायर आया था 31 दिसंबर 1948 को। सीज फायर का मतलब है लड़ाई तुरंत रोकी जाए, मतलब जिसकी फोर्सेस जहाँ पर है वे वहीं रहें, आगे ना बढ़ें। तो इस तरह 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू होता है। उस समय हमारी फोर्सेस यहाँ तक पहुँच चुकी थी, और सीज फायर की वजह से उन्हें यहीं पर रुकना पड़ा, और इस तरह ये वाला जो पार्ट है ये पूरा जो पाकिस्तान के पास ही रह जाता है, और आज तक इस पर पाकिस्तान का ही कंट्रोल है, जिसे पीओके या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। सीज फायर में एक बात और कही गई थी कि प्लेबिसाइट कराया जाएगा। प्लेबिसाइट का मतलब है कि लोगों से ये पूछा जाएगा कि वे क्या चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस प्लेबिसाइट को कराने में भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक शर्त रखी गई थी। पहली तो ये कि पाकिस्तान की सारी फोर्सेस पीओके से हटानी होगी पाकिस्तान को। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ पूरी सेना जो है वो पीओके से हट गई है। इसी तरह अगर इंडियन फोर्सेस अगर पीओके में हैं तो वे भी हटेंगी पीछे, अगर वो यहाँ पर हैं आसपास कहीं तो वो भी पीछे हटेंगी। और उसके बाद इस पूरे कश्मीर में अंडर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा, और ये प्लेबिसाइट तब होगा
जब यूनाइटेड नेशन ये सर्टिफाई कर देता है कि हाँ कंडीशंस नॉर्मलाइज हो गई हैं। अब चूंकि कभी भी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा पीओके से फोर्सेस कभी भी नहीं हटाई गई, तो इस वजह से ये जो प्लेबिसाइट है आज तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा कि जब तक प्लेबिसाइट नहीं हो जाता है तब तक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसके लिए एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई और इस इंतरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर बने वो बने शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में एक पॉपुलर लीडर थे और नेहरू के साथ उनकी अच्छे संबंध थे, ऐसा माना जाता है। और महाराजा ने जो स्पेशल स्टेटस की बात की थी उसके लिए बाद में संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया, जिसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है आपने आर्टिकल 370 के बारे में, जिसमें स्पेशल स्टेटस के तहत अलग तरीके के प्रोविज़न किए गए, जैसे कि कश्मीर का फ्लैग अलग होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, इसके लिए कश्मीर में अलग तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसने जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि 1956 में इम्प्लीमेंट हुआ था। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ दो आर्टिकल, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 ही उनके ऊपर लागू होते थे। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए वहाँ की जो असेंबली थी उससे रेक्टिफिकेशन कराना होता था और प्रेसिडेंट ऑर्डर चाहिए होता था। अगर इंडियन पार्लियामेंट के किसी लॉ को अगर जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना है तो भी वहाँ के वो जो है तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब कश्मीर की जो लेजिस्लेचर थी वो उसको अप्रूव करे। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पेशल पावर्स स्पेशल स्टेटस के नाम पर कश्मीर को दी गई। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 एक डिस्प्यूटेबल आर्टिकल बन गया। इसके बाद आर्टिकल 370 से रिलेटेड, उसको हटाने से रिलेटेड जो कंटेंट आपके सिलेबस में ऐड किया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 370 के अलावा आर्टिकल 35A भी है। आर्टिकल 35 में ये प्रोविज़न था कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी, लैंड वहाँ की जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वही खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जॉब भी वहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित रखी गई थी। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी अदर स्टेट में शादी कर लेती है तो वो भी जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंस फिर नहीं रह जाएगी। तो इस तरह भारत में अदर स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। तो ये था आर्टिकल 35A। जैसा कि आप देख रहे हैं आर्टिकल 370 किस तरीके से स्पेशल पावर जम्मू कश्मीर को देता था, हैविंग इट्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फ्लैग। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ बनाई गई थी और जम्मू कश्मीर का फ्लैग भी इंडिया के फ्लैग जो तिरंगा है उससे अलग था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था और गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था। तो इंडियन यूनियन के लॉज वहाँ पर जम्मू कश्मीर में इन्फोर्स नहीं होते थे। इंडियन यूनियन के लॉज को लागू कराने के लिए वहाँ की लेजिस्लेचर से रेक्टिफाई कराना होता था। तो इस तरीके से ये आर्टिकल बड़े विवाद का विषय रहे। ये कहा जाने लगा कि एक देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए। विधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन और निशान से मतलब है यहाँ पर फ्लैग से है और प्रधान से मतलब है हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट से। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान
का प्रिंसिपल भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल था, रहा है शुरू से ही। आर्टिकल 370 को हटाना, जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को। बीजेपी की पेरेंट पार्टी थी भारतीय जनसंघ, और जब आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया तो भारतीय जनसंघ ने इसका पुरजोर विरोध किया था। भारतीय जनसंघ का ये कहना था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। मतलब एक ही देश में दो कॉन्स्टिट्यूशन, दो फ्लैग और दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये प्रोविज़न जो भारतीय जनसंघ था वही, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, इस प्रोविज़न के खिलाफ ये रहे उनके लीडर्स। और भारतीय जनसंघ के जो लीडर थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने एक आंदोलन किया, और इस आंदोलन को करते करते वो कश्मीर में एंटर कर गए थे, और उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और इसके बाद जेल में ही उनकी डेथ हो जाती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस तरह भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनसंघ से बनी बीजेपी का ये कहना था कि ये दो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में शामिल होने से रोक रहे हैं। तो इन आर्टिकल्स को हटाना भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगस्त 2019 को पूरा किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट ईयर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में अपने इस प्रोग्राम को फुलफिल करते हुए स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने संबंधी जो वायदा जो चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था, इसके लिए 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया। देखिए, अब आप ज़रा ध्यान से सुनिए कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को किस प्रकार हटाया गया। आर्टिकल 370 के बारे में सुनकर ही हमें ऐसा लगता है कि इसमें जिसमें इतने सारे प्रोविज़न किए गए थे बिल्कुल अलग तरह के, तो इसे हटाना तो बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी। तो क्या इसे हटाने के लिए कोई बिल लाया गया था? नहीं। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को हटाने के लिए कोई बिल नहीं लाया गया। दरअसल आर्टिकल 370 में ही आर्टिकल 370 को नॉन ऑपरेटिव बनाने का राज छिपा हुआ था। आर्टिकल 370 में क्लॉज 3 है, जिसमें लिखा है, प्रेसिडेंट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल shall cease to be operative। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वे एक नोटिफिकेशन जारी कर इस आर्टिकल 370 और 35A को इनएक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसका भी अप्रूवल चाहिए था। अब चूंकि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगी हुई थी, आप सभी जानते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व थी, मतलब फंक्शन में नहीं थी। तो स्टेट के अप्रूवल के लिए गवर्नर का अप्रूवल ही काफ़ी था ऐसी कंडीशन में। आप जानते हैं सब, ये आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि गवर्नर सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो गवर्नर का जो अप्रूवल था वो भी इजीली मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी की नोटिफिकेशन जारी करने से ही ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इनएक्टिव हो गया। ये उस नोटिफिकेशन ऑर्डर की एक कॉपी है, आप देख सकते हैं। और ये आर्टिकल किस तरह इनएक्टिव किए गए, इसे गृह मंत्री
अमित शाह किस तरह समझा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। The president may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modifications and from such date as he may be specified. इसके नीचे provision provided that the recommendation of the constitution constituent assembly of the state in clause 2 shall be necessary for the president to issue a notification. देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। आज में राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि तो आप समझ गए होंगे कि इन आर्टिकल्स को हटाने के लिए सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए था। ये आर्टिकल सिर्फ टेम्परेरी प्रोविजंस था इन आर्टिकल्स का। तो जब ये टेम्परेरी प्रोविज़न था तो इसे हटाया क्यों नहीं गया? तो देखिए, इसकी मुख्य वजह थी जम्मू कश्मीर की वे अलगाववादी लोग, वे अलगाववादी ताकतें जिनकी राजनीति इसी से सधी हुई थी, और दूसरा था सरकार की इच्छा शक्ति। अब चूंकि बीजेपी इसके लिए दृढ़ संकल्प थी तो उसने इस प्रोविज़न को ख़त्म किया। सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी थे जम्मू कश्मीर में, उनसे निपटने के लिए पहले ही जम्मू कश्मीर में इसके लिए पूरे तरीके से इंतज़ाम किए गए, वहाँ पर फोर्सेस लगाई गई, सेपरेटिस्ट को हाउस अरेस्ट रखा गया, धारा 144 लगाई गई, मोबाइल सर्विसेज बैन की गई। तो इस तरह सरकार अपने इस कदम में सफल रही और अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी डेवलपमेंट का रास्ता खुल चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 370 और 35A को बिना किसी बिल के, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ख़त्म कर दिया गया या उसको इनएक्टिव कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर बिल किस लिए लाया गया? तो देखिए, बिल लाया गया था जम्मू कश्मीर के बाइफरकेशन के लिए। इस बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त 2019 में पहले यूटी से पहले जो यूनियन टेरिटरीज थे वो कितनी थी? वो टोटल 7 थी, और अब कितनी हो गई हैं? वो टोटल 9 हो गई हैं। और बिल पास करके जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जिसमें एक का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी का नाम रखा गया लद्दाख। लद्दाख के लिए प्रोविज़न रखा गया कि यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी और सिर्फ गवर्नर यहाँ पर होंगे, और जम्मू कश्मीर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोविज़न यहाँ पर किया गया, जैसे कि दिल्ली में होते हैं। तो इस तरीके से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, सारा कुछ जो है वो सेंटर के कंट्रोल में आ गया है। तो इस तरीके से जो ये कदम सरकार के द्वारा उठाए गए, ये देश हित में है। इससे हमारी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो मजबूत हुई है, और इससे जो जम्मू कश्मीर की अलगाववादी ताकतों के कारण जो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, वो भी रास्ता अब खुलेगा। तो देखिए, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि राष्ट्रीय हित के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हैदराबाद के बारे में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ। गोवा का आप देखिए, नागालैंड का देखिए कि करीब 20 साल तक वहाँ पर सिविल वॉर होता रहा, उसको हमने जो है सॉल्व किया। पंजाब में भी इसी तरीके से खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया।
तो इस तरह के राष्ट्र को विभिन्न तरीके की अलगाववादी ताकतों से जूझना पड़ता है। कुछ लोग अलगाववादी भावनाएं भड़काकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और डेवलपमेंट का रास्ता रुक जाता है इससे। तो इस तरीके की जो सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी ताकतें हैं उनसे सख्ती के साथ निपटना भी ज़रूरी है, जिसमें सरकार अपनी बुद्धिमत्ता डिप्लोमेसी का सहारा ले सकती है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के मामले में सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। डिटेल में समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत ही करंट का टॉपिक है ये, और जम्मू कश्मीर का मामला हर भारतीय से जुड़ा है। लोग इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को जब सरकार के द्वारा हटाया गया तो हर भारतीय में एक उत्साह था। चूँकि राष्ट्र से संबंधित विषय है तो ये विषय सभी की भावनाओं को भी टच करता है। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में। ओके, कीप स्टडिंग, बी हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।